नेशनल। राष्ट्रपति महोदय, किसी ने कभी नहीं सोचा था कि वो छोटी सी बच्ची जिसके लिए स्कूल जाना भी कांटों भरा सफर रहेगा, वो आज महामहिम के पद पर इस तरह। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री रामनाथ कोविंद की पदावधि का अवसान वर्ष 2022 के जुलाई मास के 24वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के दूसरे दिन होने के लिए नियत है और यतः भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्ष वर्ष 2022 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के आषाढ़ मास के 30वें दिन भारत के राष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गई हैं। भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मुहर से वर्ष 2022 के जुलाई मास के इस 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के आषाढ़ मास के 30वें दिन प्रदत्त किया गया। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी।
राष्ट्रपति महोदया, आपका आदेश हो तो आपके पद ग्रहण की उद्घोषणा की जाए और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। इसकी सूचना प्रमुख सेना केंद्रों तथा विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों, राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों क्षेत्रों के प्रशासकों को भेजी जाए। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भी सूचना तथा आवश्यक आदेश जारी करने हेतु भेजा जाए। आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी, सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभावों, देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूँ। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था, तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। ऐसे ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आज़ाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी, उनकी पूर्ति के लिए इस अमृतकाल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृतकाल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरी पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। काल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस
पृष्ठभूमि से आती हूँ, वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था। लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब व का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। मेरे इस निर्वाचन में पुराने लीग से हटकर नए रास्ते पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। ऐसे प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। देवियों और स्वजनों, मेरे सामने भारत के राष्ट्रपति पद की ऐसी महान विरासत है जिसने विश्व में भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का निरंतर मजबूत किया है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर श्री रामनाथ कोविंद जी तक अनेक विभूतियों ने इस पद को सुशोभित किया है। इस पद के साथ साथ देश ने इस महान परंपरा के प्रतिनिधित्व का दायित्व भी मुझे सौंपा है। संविधान के आलोक में मैं पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। मेरे लिए भारत के लोकतांत्रिक सांस्कृतिक आदर्श और सभी देशवासी हमेशा मेरे ऊर्जा के स्रोत रहेंगे। देवियों और स्वजनों, हमारे संवैधानिक संग्राम में, स्वाधीनता संग्राम में एक राष्ट्र के तौर पर भारत की नई यात्रा की रूपरेखा तैयार की है। हमारा स्वाधीनता संग्राम उन संघर्षों और बलिदानों की अविरल धारा है जिसने आज़ाद भारत के लिए कितनी ही आदर्शों और संभावनाओं की सिंचा था। पूज्य बापू ने हमें स्वराज, स्वदेशी, स्वच्छता और सत्याग्रह द्वारा भारत के सांस्कृतिक आदर्शों की स्थापना का मार्ग दिखाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनत स्वाधीनता सेनानियों ने हमें राष्ट्र के स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की शिक्षा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई, रानी वेलु नाचियार, रानी गाईदिन्लु और रानी चेन्निमा जैसी अनेकों वीरांगनाओं ने राष्ट्र इच्छा और
राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका को नई ऊर्जा दी है। संथाल क्रांति, पाइक क्रांति से लेकर कोल क्रांति और भील क्रांति ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान को और सशक्त किया। सामाजिक उत्थान एवं देश प्रेम के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान से हमें प्रेरणा मिली थी। मुझे खुशी है कि आज़ादी की लड़ाई में जनजातीय समुदाय के योगदान को समर्पित अनेक म्यूजियम देश भर में बनवाया जा रहा है। देवियों और स्वजनों, एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में 75 वर्ष में भारत ने प्रगति के संकल्प को सहभागिता एवं सर्वसम्मति से आगे बढ़ाया है। विविधताओं से भरे अपने देश में हम अनेक भाषा, धर्म, संप्रदाय, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाजों का अपनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सक्रिय है। आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर आया है अमृतकाल। भारत के लिए नए संकल्पों का कालखंड है। आज मैं इस नए युग के स्वागत में अपने देश को नई सोच के साथ तत्पर और तैयार देख रही हूँ। भारत आज हर क्षेत्र में विकास का नया अध्याय जोड़ रहा है। कोरोना महामारी के वैश्विक संकट का सामना करने में भारत ने जिस तरह का सामर्थ्य दिखाया है, उसने पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाया है। हम हिंदुस्तानियों ने अपने प्रयासों से न सिर्फ इस वैश्विक चुनौती का सामना किया, बल्कि दुनिया के सामने नए मापदंड भी स्थापित किए। कुछ दिन पहले भारत ने कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ डोज लगाने का कीर्तिमान बनाया। इस पूरी लड़ाई में भारत के लोगों ने जिस संयम, साहस और सहयोग का परिचय दिया, वो एक समाज के रूप में हमारी बढ़ती हुई शक्ति और संवेदनशीलता का प्रतीक है। भारत ने इन मुश्किल हालात में न केवल खुद को संभाला, बल्कि दुनिया की मदद भी की। कोरोना महामारी से बने माहौल में आज दुनिया भारत को नए विश्वास से देख रही है। दुनिया की आर्थिक स्थिरता के लिए, सप्लाई चेन की सुगमता के लिए और वैश्विक शांति के लिए दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। आगामी महीनों में भारत अपनी अध्यक्षता में G20 ग्रुप की मेजबानी भी करने जा रही है। इसमें दुनिया के 20 बड़े देश भारत की अध्यक्षता में वैश्विक विषयों पर मंथन करेंगे। मुझे विश्वास है भारत में होने वाले इस मंथन से जो निष्कर्ष और नीतियां निर्धारित होंगे, उनसे आने वाले दशकों की दिशा तय होगी। देवियों और स्वजनों, दशकों पहले मुझे रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था। कुछ ही दिनों के बाद श्री अरबिंदो जी की 150वीं जन्म जयंती मनाई जाएगी। शिक्षा के बारे में श्री अरबिंदो के विचारों ने मुझे निरंतर प्रेरित किया है। जनप्रतिनिधि के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए और फिर राज्यपाल के रूप में भी मेरा शिक्षण संस्थानों के साथ सक्रिय जुड़ाव रहा है। मैंने देश के युवाओं के उत्साह और आत्मबल को करीब से देखा है। हम सभी के श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि देश के युवा जब आगे बढ़ते हैं तो वे सिर्फ अपने ही भाग्य नहीं बनाते, बल्कि देश का भी भाग्य बनाते हैं। आज हम इसे सोच होते देख रहे हैं। वोकल फॉर लोकल से लेकर
डिजिटल इंडिया तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा आज का भारत विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर औद्योगिक क्रांति 4.0 के लिए पूरी तरह भारत तैयार है। रिकॉर्ड संख्या में बन रहे स्टार्टअप्स में नए इनोवेशंस में दूर सुदूर क्षेत्रों में डिजिटल टेक्नोलॉजी की स्वीकार्यता में भारत के युवाओं की बड़ी भूमिका है। बीती वर्षों में भारत ने जिस तरह महिला सशक्तिकरण के लिए निर्णय लिए हैं, नीतियाँ बनाई गई है, इससे भी देश में एक नई शक्ति का संचार हुआ है। मैं चाहती हूँ कि हमारी सभी बहनें व बेटियाँ अधिक से अधिक सशक्त हो तथा वे देश के हर क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाती रहें। मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहती हूँ कि आप न केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं बल्कि भविष्य के भारत की नींव भी रख रहे हैं। देश के राष्ट्रपति के तौर पर मेरा हमेशा आपको पूरा सहयोग रहेगा। देवियों और सुजों, विकास और प्रगतिशीलता का अर्थ निरंतर आगे बढ़ना होता है, लेकिन साथ ही अपने अतीत का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। आज जब विश्व सस्टेनेबल प्लैनेट की बात कर रहे हैं तो उसमें भारत की प्राचीन परंपराओं, हमारे अतीत की सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की भूमिका और बढ़ जाती है। मेरा जन्म तो उस जनजातीय परंपरा से हुआ है जिसने हजारों वर्ष से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाया है। मैंने जंगल और जलाशयों के महत्व को अपने जीवन में महसूस किया है। हम प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही श्रद्धा से प्रकृति से सेवा भी करते हैं। यहाँ संवेदनशीलता का आज वैश्विक अनिवार्यता बन गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शक बन रहा है। देवियों और स्वजनों, मैंने अपने अब तक के जीवन में जौन सेवा में ही जीवन की सार्थकता को अनुभव किया है। श्री जगन्नाथ क्षेत्र के एक प्रख्यात कवि भीम भोई जी की कविता की एक पंक्ति है, मो जीवन पचे नर्क के पड़ी था जगत उद्धार। अर्थात अपने जीवन के हित और हित से बड़ा जगत कल्याण के लिए कार्य करना होता है। जगत कल्याण की इसी भावना के साथ मैं आप सब के विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा व लगन से काम करने के लिए सदैव तत्पर रहूँगी। आइए हम सभी एकजुट होकर समर्पित भाव से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े तथा वैभवशाली व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Honorable President, Srimati Draupadi Murmu ji, respected Sri Ramnath Kovind ji, Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi ji, Speaker of Lok Sabha Sri Om Birla ji, Chief Justice of India Sri N.V. Ramana ji, respected parliamentarians, other dignitaries, brothers and sisters, and my dear fellow citizens, Namaskar. Madam President, you have just addressed the members of the Parliament. I wish to read a few paragraphs from the English version of the address, and the rest of
Rest may be considered as read in view of the time constraint. I express my heartfelt gratitude to all members of Parliament and legislative assemblies for electing me to the highest constitutional post of India. Brothers and sisters, we have to work at a fast pace in this Amrit Kal to fulfill the expectations of our freedom fighters from the citizens of independent India. In these 25 years, the path to attain the goals of Amrit Kal will proceed on two tracks, Sabka Prayas or Sabka Kartavya, everyone's efforts and everyone's duty. The new development journey towards the bright future of India has to be undertaken by our collective efforts following the path of duty. We will be observing Kargil Vijay Divas tomorrow, July 26th. This day is a symbol of both the bravery and the restraint of the Indian armed forces. Today, I extend my best wishes in advance to the armed forces of the country and to all the citizens of India. Brothers and sisters, growth and progress mean continuously marching ahead. But equally important is awareness about one's past. Today, when the world is talking about sustainable planet, the role of India's ancient traditions and sustainable lifestyle becomes more important. I was born in the tribal tradition which has lived in harmony with the nature for thousands of years. I have realized the importance of forests and water bodies in my life. We take necessary resources from nature and serve nature with equal reverence. This sensitivity has become a global imperative today. I'm happy that India is guiding the world in the field of environmental protection. Brothers and sisters, in my life so far, I have realized the meaning of life only through public service. There is a line from the poem of Bhim Bhoi Ji, a famous poet of Sri Jagannath Kshetra. Mo jibana bacche, narke paditao, jagata uddar hev. That is, working for the welfare of the world is far greater than one's own interest. With the spirit of welfare of the world, it always be ready to work. All of us, with full devotion and dedication, to live up to the trust you all have reposed in me. Let us all unite and move forward on the path of duty with a dedicated spirit to build a glorious and self-reliant India. Thank you. Jai Hind. राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। नमस्ते करेंगे।
तो आखिरकार देश को 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू मिल चुकी हैं और अपने देश के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं देश की ऐसी पहली महिला राष्ट्रपति हूं जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ। मैं जनजातीय समाज से हूं और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। और इस संबोधन में उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए बहुत संतोष की बात है जो सदियों से वंचित रहे, जो विकास के लाभ से दूर रहे, वो गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी मुझ में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने करगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं भी देश के जवानों को दी। मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा लेना सपने जैसा था, उन्होंने इस बात का जिक्र करा और वही जिक्र जो हम बार बार आप तक ये खबर पहुंचाने के लिए करते आए कि किस तरह से उनके लिए शिक्षा को हासिल करना बेहद मुश्किल रहा, लेकिन उन्होंने अपने सपने को कभी भी किसी मोड़ पर चकनाचूर नहीं होने दिया। बिल्कुल सबीना, और हम लोग लगातार इस बात का जिक्र भी कर रहे थे शपथ ग्रहण से पहले कि कितना मुश्किल सफर रहा होगा, और इस बात का जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में कर दिया कि सबसे मुश्किल था शिक्षा लेना, और शिक्षा लेने के बाद शिक्षक के तौर पर बनना ये तो और ज्यादा कठिन रहा होगा, ये तो और ज्यादा टफ रहा होगा उनके लिए। और फिर लोगों को शिक्षित करना। जहां बहुत मुश्किल होता है लोगों को क्लास तक लाना, उनको शिक्षा देना, मगर उन्होंने किया। और आज देखिए उन्होंने शपथ ले लिया है और 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने अब से चंद मिनटों पहले शपथ लिया और उसके बाद उन्होंने संबोधन दिया देश के नाम, और तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं कि उनके गांव से वो पहली महिला हैं जो यहां तक पहुंची हैं। शिक्षा को लेकर के वो काम लगातार उन्होंने किया है और वही तस्वीर आगे भी उनके लोग उम्मीद कर रहे हैं कि देखते और एक नए अध्याय की शुरुआत यहाँ पर अब हो चुकी है। वो नया अध्याय जो द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर लिख दिया है और अभी अपने कार्यकाल के दौरान यहाँ पर लेना बाकी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा अपने संबोधन के दौरान कि भारत में अब गरीब तबका भी सपने देख सकता है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की महानता है, ये लोकतंत्र की महानता है कि एक आदिवासी परिवार की बेटी को, एक आखिरी पंक्ति में मौजूद बेटी को इस तरह से राष्ट्रपति की भूमिका में अब यहाँ पर पूरा देश देखेगा। इसके लिए उन्होंने पूरे देश का शुक्रिया अदा भी किया, देशवासियों को धन्यवाद भी यहाँ पर किया और साथ ही बताया कि कितना मुश्किल भरा ये सफर था। उस संघर्ष का जिक्र किया जो हमने आप तक पहुंचाया, जो निजी कहानियों के जरिए हमने आप तक पहुंचाया कि किस तरह से वो आम से बेहद खास बन गई और साथ ही मिसाल यहाँ पर कायम अब कर चुकी हैं। देखिए सबीना, जिस कठिन दौर की हम बात कर रहे थे, जिस कठिन परिश्रम की बात कर रहे थे, जिस कठिन संघर्षों की हम बात कर रहे थे, उसका जिक्र महामहिम ने अपने संबोधन में भी किया कि कैसे उन्होंने आगे बढ़कर तमाम दुश्वारियां झेलते हुए उन्होंने वो खुद आगे बढ़ी और यहाँ तक पहुंची हैं वो देश के सर्वोच्च पद पर। यही बार बार जिक्र हम लोग लगातार कर रहे थे। और जब आप उनके इस पूरे जीवन को देखेंगे, यहाँ तक के सफर को देखेंगे, शून्य से शिखर तक के सफर को देखेंगे, तो आपको ये महसूस होगा, आपको ये एहसास होगा कि कितना कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी में किया है। कठोर परिश्रम की बदौलत वो यहाँ तक पहुंची हैं और आज उन्होंने शपथ लिया है। आगे की तस्वीर आप देखेंगे कि रामनाथ कोविंद जाएंगे, उनको राष्ट्रपति भवन तक छोड़ेंगे, वहां उनको नमस्ते करेंगे और फिर वो वापस होंगे और वो राष्ट्रपति भवन की तरफ चली जाएंगे, यानी राष्ट्रपति भवन में चली जाएंगे। क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोटोकॉल होता है जो अभी हमें तस्वीर देखने को मिलेगी। इस दौरान मुलाकातों का दौर भी चल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं, तमाम मंत्री वहां पर मौजूद हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वहां पर मौजूद हैं और साथ ही सीजेआई एनवी रामना वहां पर मौजूद हैं जिन्होंने शपथ दिलाई अब से चंद मिनट पहले। अब सबीना, एक बड़ी बात यह है कि हम वो तस्वीर देखेंगे जिसका इंतजार था कि वो राष्ट्रपति भवन में कब जाएंगे। हालांकि वो गई थी लेकिन स्वागत उनका हुआ था, रामनाथ कोविंद ने किया था। अब वो जब शपथ लेने के बाद जा रही हैं तो वो राष्ट्रपति के तौर पर जा रही हैं और रामनाथ कोविंद उनको वहां तक छोड़ेंगे और फिर वो वापस हो जाएंगे, वो राष्ट्रपति भवन में चले जाएंगे। और जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा था अंजीत कि ये शून्य से शिखर तक का सफर है, वो शानदार सफर है जो हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। और देखिए, देश के नाम अपने पहले संबोधन में जिस तरह से राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह बात कही कि गरीब तबका भी अब सपने देख सकता है, गरीब तबका भी अपने उस सपने को पूरा कर सकता है। ये बहुत बड़ी लॉ उन्होंने हर उस इंसान की जिंदगी में जगाई है जो खुद को आर्थिक तौर पर कमजोर होने के बाद सपने देखना छोड़ देता है या संघर्ष की राह पर आगे नहीं बढ़ पाता है। एक बड़ा संदेश उन्होंने अपने इस नाम, जो देश के नाम संबोधन दिया, उसमें देशवासियों को दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से आजाद भारत में जन्मी वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, जानती हैं वो कि उनका सफर किस तरह से महिला सशक्तिकरण को लेकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, किस तरह
तरह से वो न सिर्फ एक मिसाल कायम करने वाली एक बहुत बड़ी शख्सियत इस वक्त बन चुकी हैं, बल्कि वो ये भी जानती हैं कि उनके एक एक शब्द अब राष्ट्र के जन जन तक पहुंचेंगे। इसलिए बेहद शानदार तरीके से उन्होंने अपने शब्दों को पूरा पिरोया और करोड़ों देशवासियों के सामने अंजीत यहां पर रखा, जिसके अपने आप में मायने यही है कि आज एक नए अध्याय की शुरुआत अब हो चुकी है इस वक्त से। बिल्कुल, ये नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है और जो नए अध्याय की शुरुआत हुई उसका गवाह ये पूरा देश बना। पूरे देश ने आज देखा कि कैसे सेंट्रल हॉल में ये पूरा का पूरा शपथ ग्रहण समारोह हुआ और गाड़ियों के निकलने का भी धीरे धीरे सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी देर बाद पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल से द्रौपदी मुर्मू निकलेंगी और राष्ट्रपति भवन जाएंगी, जहां राष्ट्रपति भवन उनका इंतजार कर रहा है। क्योंकि ये खास मौका इसलिए भी है क्योंकि जब वो राष्ट्रपति पद की शपथ ले रही थी उसके बाद उन्होंने जो संबोधन दिया, उन्होंने तमाम अपने संघर्षों का जिक्र किया और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि देश का कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। हालांकि बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि वो ऐसी आदिवासी महिला है जो देश की पहली राष्ट्रपति बन रही हैं, लेकिन इस दौरान आदिवासी महिला होने के साथ साथ आप उनके संघर्षों को देखिए, आप उनके मेरिट को देखिए कि कैसे उन्होंने शिक्षक के तौर पर क्लर्क, फिर शिक्षक और फिर लगातार वो काम करती रहीं, कैसे उन्होंने काम किया और उसके बाद वो यहाँ तक पहुंची हैं। तो इसलिए ये जिक्र करना बेहद जरूरी है, जिसका जिक्र वो खुद कर रही थी कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। जाहिर तौर पर उन्होंने प्रेरणा देने की कोशिश की है, सबीना, संदेश एक देने की कोशिश की है कि आने वाले वक्त में अगर समस्याएं आती हैं तो उससे निराश होने की जरूरत नहीं है, उससे सीखने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। और जानती हैं बखूबी इस बात को द्रौपदी मुर्मू जानती हैं कि एक गरीब तबका, एक दलित तबका, आदिवासी तबका आज भी अपनी सुविधाओं के लिए, अपने अधिकार के लिए कहीं ना कहीं इस दौड़ में शामिल है। उनके सपने पूरा करने की किस तरह से राह को आसान किया जा सकता है। अपने संबोधन में उन्होंने वो तमाम शब्द कहे जहां पर उन्होंने ये कहा कि गरीब तबका, गरीब परिवार भी सपने देख सकता है, उन्हें पूरा कर सकता है, क्योंकि वो खुद उस दौर से गुजरी हैं। उन्होंने खुद उस माहौल को, उस दर्द को यहाँ पर सहा है और ये भी बताया उन्होंने कि प्रारंभिक शिक्षा मेरे लिए ग्रहण करना कितना मुश्किल था। आप इस शब्द के मायने समझिए। अगर उन्होंने अपनी जिंदगी के निजी पहलू यहाँ पर रखे सामने तो ये बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि इन्हीं निजी कहानियों से किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी की वो हकीकत यहाँ पर सही वो देखी, जो आज एक मिसाल के तौर पर पूरे राष्ट्र के सामने आ चुकी है, पूरी दुनिया के सामने कही जा सकती है। क्योंकि बात सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं है, बल्कि जिस तरह से बधाइयों का तांता विदेशी जमीन से भी लगा, उसने बता दिया कि द्रौपदी मुर्मू को जानने की कोशिश आज पूरी दुनिया यहाँ पर कर रही है। बिल्कुल, और यही बात है जो उन्होंने जिस बात का जिक्र किया कि प्रारंभिक शिक्षा लेने में उनको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये वो शुरुआत थी, ये वो शून्य से आगे बढ़ने की शुरुआत थी जब उनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हो रही थी और उस दौरान समस्याएं आ रही थी। लेकिन तब से लेकर के अब तक देखिए, उन्होंने कभी ना पीछे मुड़ के देखा, न कभी ज्यादा सोचा, सिर्फ वो आगे बढ़ती गई और एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज वो इस पद तक पहुंची हैं। सोचिए, जिसकी शुरुआती शिक्षा में ही दिक्कत हो, वो आगे बढ़ने के तौर पर कैसे काम कर रहा होगा, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, पूरी पढ़ाई की और उसके बाद वो क्लर्क बन गई। उसके बाद और ज्यादा उन्होंने काम किया, फिर वो शिक्षक के तौर पर काम करने लगी, उसके बाद वो विधायक बनी। लेकिन इस दौरान हमने देखा है सबीना कि आप विधायक तो बन सकते हैं, उसमें कोई क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखती, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन इसलिए मायने रखती है क्योंकि एक शिक्षक के तौर पर भी उन्होंने काम किया, लोगों को शिक्षा देने का काम किया। लिहाजा प्रारंभिक शिक्षा लेने में उनको समस्या तो हुई, लेकिन वो उस समस्या को लगातार जूझती रही, उस समस्या से और आगे बढ़ती रही और यही वजह रही कि वो शिक्षक भी बनी, क्योंकि पढ़ाई पूरी उन्होंने कंप्लीट की और उस जगह से उन्होंने पढ़ाई पूरी की जहां से, सोचिए कि जहां से शुरुआती शिक्षा लेने में दिक्कत होती हो, वहां पर बड़ी पढ़ाई कर लेना, शिक्षक बन जाना, ये अपने आप में बहुत मुश्किल है और हमने जो देखा वो तस्वीर बयां कर ली। देखिए, अपने उस गांव से, ओडिशा के मयूरभंज जिले में मौजूद उस छोटे से गांव से जहां पर दूर दूर तक किसी तरह की सुविधा नहीं रही, जिसमें शौचालय का अगर जिक्र करें तो ये अभिशप्त के तौर पर यहां पर हमेशा से नजर आया, जहां पर इंसानी जिंदगी को जीना सबसे मुश्किल रहा, जहां राजनीति से कोसों दूर किसी का ताल्लुक नहीं रहा। खासतौर से अगर ऐसे में उस समाज की बेटी ये सोचे कि मुझे चार दीवारी से बाहर निकलकर अपनी शिक्षा पूरी करनी है, मुझे प्रारंभिक शिक्षा के साथ माध्यमिक
शिक्षा, उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए रमा देवी विश्वविद्यालय तक यहाँ पर पहुंचना है। तो आप खुद सोचिए वो लड़ाई, वो संघर्ष कितनी बड़ी रही होगी, खुद से, समाज से, आर्थिक परिस्थितियों से, उन हालातों से जिनसे गुजरकर आखिरकार आज वो महामहिम के पद पर काबिज हो चुकी है, देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बन चुकी है, 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर यहाँ पर सामने आ चुकी है। संघर्ष की कहानी यहाँ पर भी नहीं रुकी, अपने पति को, अपने जीवन साथी को खो दिया, अपने 2 बेटों को खो दिया, हालांकि उनकी एक बेटी भी है, लेकिन वो दर्द यहाँ पर सामने आया जिसमें डिप्रेशन में भी जाते जाते वो बची, या फिर यूं कहिए कि खुद को एक पल उन्होंने इतना मजबूत कर लिया अंजीत कि वो समझ गई कि ये निजी जिंदगी ही उन्हें अब समाज के लिए, देश के लिए अग्रसर करेगी।